क्वेश्चन लिखो। ये बॉल ऑफ मास m moving with velocity u under a head-on elastic collision with a ball of इसका मास है n और u2 जो है ये 0 है, u1 जो है u है। ये बिफोर कॉलिजन का है, ये m है, ये nm है। इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। ये बिफोर कॉलिजन, ये आफ्टर कॉलिजन। तो लिखिए ओके। दो बॉल है, एक का मास m है और दूसरे का n टाइम्स है। इसका स्पीड u है, ये रेस्ट में है। कॉलिजन के बाद इसका v1 हो गया, इसका v2 हो गया। तो लिखिए व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, what is the fraction of incident energy transferred to the heavier ball? अगर ऑप्शन कहोगे, ऑप्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इंसिडेंट एनर्जी का कितना फ्रैक्शन, क्या हुआ? फ्रैक्शनल लॉस इन इलास्टिक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कह रहा है, मतलब इन इलास्टिक कॉलिजन है। तो फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? ये होता है हाफ m2 बाय सॉरी ये होता है m2 बाय m1 प्लस m2 1 माइनस e स्क्वायर। क्या ना होता है जी? अगर परसेंटेज दिया हुआ है, ये फ्रैक्शनल लॉस को 100 से मल्टीप्लाई, ये फ्रैक्शनल है। हाँ, अगर परसेंटेज निकालना होगा तो इसको 100 से, तो कहने का मतलब आपको कितना लॉस दिया हुआ है? लॉस होता है 25, मतलब ये है, मतलब 4 में 1 लॉस हो जाता है। तो ये एक्चुअली डेल्टा k बाई के का ये वैल्यू है। तो ये हो गया 1/4, ये कितना हो गया? m/2m ना 1/2 हो गया, 1 माइनस e स्क्वायर। तो 1 माइनस e स्क्वायर इक्वल टू हुआ 1/2। तो e स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? तो e इक्वल टू 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चीज पहले, एक कॉन्सेप्ट की बात समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट है, मान लिया जाए ये स्मूथ सरफेस है, ये m1 है और ये एक ब्लॉक m2 है।
इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है और इसकी वेलोसिटी मान लो v0, ठीक है। ये कुछ देर के बाद जो है स्प्रिंग को हिट करेगा, तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, मतलब ये बिफोर कॉलिजन है, आफ्टर कॉलिजन देखो क्या होगा। ये M1 है, ये M2 है, ये है एट मैक्सिमम कंप्रेशन। चाहे मैक्सिमम कंप्रेशन हो या मैक्सिमम एक्सटेंशन हो, दोनों केस में मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन के केस में दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होता है। मान लो इसका नेचुरल लेंथ L0 है और इसका एक्सटेंस कंप्रेशन हुआ x, नेचुरल लेंथ था इतना, अब हो गया L0 माइनस x, तो कंप्रेशन कितना हुआ, x हुआ। मोमेंटम, अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और अगर कॉलिजन इलास्टिक है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, क्या इक्वल टू kF। तो यहां से इक्वेशन क्या लिख सकते हो, ये बिफोर कॉलिजन मोमेंटम कितना है फ्रॉम, ये तो जीत रेस्ट में है, इसका कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू भी। यहां से कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी निकाल सकते हो एट मैक्सिमम कंप्रेशन। एक इक्वेशन ये हुआ। और दूसरा इक्वेशन फॉर इलास्टिक कॉलिजन, फॉर इलास्टिक कॉलिजन, तो ये होगा हाफ mv², टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा हाफ mv²। इस दोनों का काइनेटिक एनर्जी M1 प्लस M2 v², और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ kx²। ये है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर इलास्टिक कॉलिजन। ये क्या है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। E इक्वल टू 1 है, यानी इलास्टिक कॉलिजन, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। लिख लिया तुम दोनों इक्वेशन, लिख लिए। इस बार जो एग्जामिनेशन में जाओगे कंप्यूटर लैपटॉप लेके जाओगे, कहाँ है, दबाओगे बटन, आ जाएगा आंसर, लिख देना, है कि नहीं। पीएम जो है ना, सुपर कंप्यूटर रखे हुए हैं, इसीलिए पीएम बन गया। ये हाँ देखो, ये 2 kg है, ये 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये भी 1 kg है, और ये 100, इसका K जो है स्प्रिंग का 100 न्यूटन पर मीटर है। क्वेश्चन लिखिए, ओ सॉरी, ये 2 kg है, तो या इसको भी 1 kg कर दो। दोनों 1 kg है, कोई जरूरी नहीं है, डिफरेंट भी कर सकते हैं।
कैलकुलेशन आसानी के लिए किया है। लिखेंगे फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग आफ्टर द collision. After the collision. अच्छा देखते हैं कितना है। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ, तो मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू, ये तो रेस्ट में है, कॉलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो क्या होगा हाफ, दोनों का मास ऐड कर दिए, भी मान लो भी है हो गया, और इसमें कंप्रेशन आया कितना, ओ सॉरी ये मोमेंटम है ना, तो ये हो जाएगा आपका m इंटू भी, तो भी इक्वल टू कितना हो गया 1/2 मीटर पर सेकेंड। कॉलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अब फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सिंस कॉलिजन इज इलास्टिक, तो इनिशियल है हाफ mv², ये इनिशियली रेस्ट में था, अब हो गया हाफ 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 कैंसिल, ये 1 हो गया 2v² प्लस kx², 2 भी कितना निकला है हाफ, तो 1/4 हो गया प्लस 100x², ये हो गया हाफ, तो 100x² इक्वल टू कितना आया 1/2, तो x² कितना हो जाएगा 1/200, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10√, क्या ना होगा, अगर सेंटीमीटर में निकालोगे तो 100/10√2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5√2, लगभग अप्रोक्सीमेटली नोट कर लिए। नोट कर ले, समझ में आया। वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट। If the tank is above 40 meters above the ground, $40 मीटर है ये ग्राउंड से। इफिशियंसी ऑफ द पंप इज, इफिशियंसी जो है ये दिया हुआ है 30%, ये हो गया इसका इनिशियल पावर dW/dt, dW/dt, तो वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, 15 मिनट में ये जो है, अच्छा वाटर है ना,
तो मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हो गया 30 और डेंसिटी हो गया 3 इंटू 10⁴। तो mgh ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ, du/dt रेट ऑफ एनर्जी, सोर्स वर्क जो करेगा मतलब एनर्जी सप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा dm/dt, dm/dt इंटू gh। तो dm ये m कितना हो गया, बाय ये है 15 इंटू 60, g h हो गया 40। तो तो 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10। तो ये कितना हो गया, 8 इंटू 10⁴। ये हो गया मतलब ये हुआ इफिशिएंसी। क्या बोले, डिनोमिनेटर का 6। अच्छा अच्छा, द्वितीय 6 2 चौके, तो ये हो गया 4/3, इतना वाट हुआ। इफिशिएंसी हो गया आउटपुट बाय इनपुट, यह है 30, यह है 30%, मतलब 30/100। आउटपुट पावर ये हो गया, ये हो गया 4/3 इंटू PI। तो PI इक्वल टू कितना हो गया, PI इधर आ जाएगा, तो ये इधर आएगा, तो 4/3 इंटू 10⁵/3 ये ना आएगा, ठीक। तो किलो में इसको 100 कर दो, 400/9 इंटू 10⁵, तो इतना, तो 400/9 किलोवाट होगा। देखिए कितना रहा, ये हो जाएगा 400/9 किलोवाट। 10 होता तो 40 होता। और देखो यहां पे हमने लिखा है रेट एट व्हिच सोर्स वर्क, या रेट एट व्हिच source gives energy to the system। सोर्स सप्लाई एनर्जी भी कर सकते हो, सप्लाई एनर्जी, एनर्जी को हमने U से डिनोट किया है। देखो टू डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन,
मेरा कहना है जो बच्चा डेली पढ़ेगा उसको एग्जामिनेशन का भय हो ही नहीं सकता है। जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको डर लग ही नहीं सकता है। बिफोर कॉलेजन, यह है आफ्टर कॉलेजन। ये एक्स एक्सिस है कॉमन नॉर्मल और वाई एक्सिस है कॉमन टेंजेंट। आप लोगों का सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ है यहाँ? मिल गया है? मिल गया है ना क्वेश्चन ये कॉपी? वही कह रहे हैं, मतलब रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। बिलियर्ड्स बॉल में इसको क्यू कहते हैं, CUE, और इसको टारगेट कहते हैं। क्या हुआ कितांश? अब देखिए, हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये होगा m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू, अब देखो ये m1 है, यहाँ पे वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे अलोंग कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट। ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा? ये m1 है, ये अल्फा होगा तो ये होगा v1 cos अल्फा और ये होगा v1 sin अल्फा। अब इसको भी हम लोग कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल कहलाओ, ये बीटा है तो ये बीटा होगा, तो ये हो गया v2 cos बीटा। अरे ये ना अल्फा होगा, ये अल्फा होगा ना, ये होगा v1 cos अल्फा, ये होगा v2 cos बीटा, ये होगा v2 sin बीटा। तो ये हो जाएगा आपका m1 v1 cos अल्फा प्लस m2 v2 cos बीटा। ये एंगल, टोटल एंगल को कहते हैं थीटा। थीटा कहते हैं एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, और थीटा इक्वल टू हो गया अल्फा प्लस बीटा। ये इक्वेशन 1। क्या हुआ बोलो? यहाँ पे m1 v1 cos अल्फा प्लस m2 v2 cos बीटा। अब देखिए, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
along y एक्सिस, ये y एक्सिस के along 0, इसका भी y एक्सिस के along 0 इक्वल टू m1 v1 साइन अल्फा प्लस m2 माइनस v2 साइन बीटा, इक्वेशन 2। लिख लिया आप लोगों ने? अब आइए लिखेंगे सिंस कॉलिजन इज इलास्टिक therefore ki इक्वल टू kf। तो ki होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर, सेकेंड बॉल का हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब आइए हमारे पास देखो यहाँ पे नोन क्या सब है, नोन क्वांटिटी क्या सब है, m1 m2 u1 u2 नोन है। अननोन कितना लिखोगे? अननोन क्वांटिटी जो है हमारे पास ये है v1 v2 अल्फा एंड बीटा, 4 अननोन है। चलिए यहां देखिए अननोन क्वांटिटी कितना है, v1 v2 अल्फा बीटा। हम भी यहां दिखा रहे हैं अननोन को, वो अच्छा नहीं लगता है, टाइम अच्छा लगता है। लेकिन हमारे पास इक्वेशन कितना है? ओनली 3। अगर 2 अननोन है 2 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। 3 अननोन है 3 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ 4 अननोन है और 3 इक्वेशन है, नहीं सॉल्व होगा जब तक कि एक अननोन क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ना हो। तो आप लिखेंगे here we have 4 unknown quantities, here we have 4 unknown quantities and only 3 equation. Therefore we cannot determine the unknown quantity until one unknown quantity are not given in the problem. Let us one example. जैसे देखो यहां पे देखिएगा यार, ये आपको दिया लेट एक हम ले रहे हैं लेट m1 इक्वल टू m2 एंड u2 इक्वल टू 0। तो ये तो नोन ही है, ये तो नोन ही है। उसमें हमने ये किया है, सेग्रीगेट किया है ताकि थोड़ा सा नॉर्मल इक्वेशन हो।
तब हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसको मैं इक्वेशन ए कह रहा हूं। और अब देखो ये जो अब है कंजर्वेशन ऑफ ये Ki इक्वल टू के इलास्टिक कॉलिजन है तो कितना होगा? हाफ mu1 स्क्वायर, दूसरा का हमने जीरो माना है u2 जीरो, ये कितना होगा? हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। तो हाफ हाफ उड़ा दीजिए, तो यहां आ गया mm भी कट जाएगा तो कितना आ गया? u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर बी। अब देखिए ये जो इक्वेशन है हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, देखोगे P1 I कैप डॉट P1 I, तो ये क्या हो जाएगा? P1F प्लस P2F डॉट P1F प्लस P2F। तो A डॉट A कितना होता है? इस A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी P1 का स्क्वायर इक्वल टू इसका करोगे तो ये क्या होगा? P1 ये I का स्क्वायर, P1F का स्क्वायर प्लस इसको करोगे तो P2F का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2 P1F डॉट P2F। क्या ना होगा? अगर नहीं समझ में आ रही होगी जहां पे जिसको वो पूछोगे, A प्लस बी डॉट A प्लस बी, ये जो है ना इसी का जो है हमने ले लिया है, इसी का ये A अगर है तो ये B प्लस C है, तो A डॉट A करोगे तो B डॉट C प्लस B डॉट C, या इसका मॉड ले लो, एक ही बात है, स्क्वायर कर दो। अब आइए ये कितना ये है mu1 का mu1 मोमेंटम, इसका कितना होगा? m1u1, उसका स्क्वायर होगा, इसका कितना होगा? m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, लेकिन सबका मास सेम है तो m2 v2 का स्क्वायर प्लस 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? A डॉट B है तो A B cos थीटा होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? mv1 डॉट करते छोड़ो, ये होगा mv2 cos अल्फा प्लस बीटा का, दोनों का बीच का एंगल को हमने थीटा कहा है, अल्फा प्लस बीटा का थीटा होगा ना। ये आप लोगों के एग्जाम में किसी ना किसी के एग्जाम में पूछा है, देखिए क्या रिजल्ट प्रूफ हो रहा है। तो ये m इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर,
यहां से आइए, फ्रॉम इक्वेशन बी से u1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन बी ये होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये हो गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 cos थीटा, दिस कैंसिल, cos थीटा इक्वल टू कितना आया? 0, थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा का सम कितना आ गया? मतलब एंगल ऑफ डाइवर्जेंस 90 डिग्री कब होगा? जब दोनों का मास सेम हो और ये रेस्ट में हो। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डाइवर्जेंस जो होगा 90 डिग्री होगा। किसको पूछा था? किसके एग्जाम में पूछा था? स्कूल एग्जाम में आपके में पूछा था ना? हाँ, क्वेश्चन लिखिए। आफ्टर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, after perfectly inelastic collision between two identical particles, moving with same speed in different direction, the speed of the particles becomes half the initial speed of the particle becomes half the initial speed after perfectly inelastic collision। तो दिया ही हुआ है ऊपर में, दे एक मिनट, becomes half the initial speed सिंपली लिखो, क्या कि ऊपर में लिख दिया है आफ्टर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, मतलब कॉलिजन के बाद दोनों क्या हो जाएगा? स्टिक कर जाएगा, उसका मास हो जाएगा 2m और स्पीड कितना हो जाएगा? v/2, यानी जितना था उसका आधा हो जाएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू आफ्टर कॉलिजन्स। थैंक यू।